सब्सक्राइब कीजिए लीगल गुरुजी चैनल को और दबाइए घंटे का बटन ताकि आप पाएंगे वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन। हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है कि किसी भी आपराधिक मुकदमे में विचारण के दौरान अगर किसी दस्तावेज की आवश्यकता है और वो पुलिस ने जांच के दौरान कलेक्ट नहीं किया है तो उसको कैसे कोर्ट में मंगाया जाए। यह दस्तावेज आरोपी की बेगुनाही को साबित कर सकता है और कोर्ट के सामने सच्चाई ला सकता है। तो ऐसे दस्तावेज को मंगाने की पूरी प्रक्रिया जो है इस वीडियो में बताई गई है। तो चलिए देख लेते हैं कि सीआरपीसी 91 क्या होता है। कोई अगर जांच चल रही है तो पुलिस ऑफिसर जो है पुलिस स्टेशन का, वो भी किसी भी आदमी को समन कर सकता है कोई डॉक्यूमेंट लेने के लिए। और साथ ही साथ अगर कोर्ट को ये लगता है रिपोर्ट आ जाने के बाद कि किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है तो कोर्ट प्रार्थना पत्र लगाने पर उस डॉक्यूमेंट को मंगा सकता है। उसके लिए कोर्ट जो है समन इशू करता है और जिसकी पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट होता है उसके नाम पर, और वो जो जिसकी पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट लेकर कोर्ट में आ जाता है समन मिलने पर। और सीआरपीसी धारा 91(3) में जो बताया गया है कि इस कोड के तहत जो है पोस्टल डिपार्टमेंट और टेलीग्राम से रिलेटेड डिपार्टमेंट जो है उनके डॉक्यूमेंट को नहीं मंगाया जा सकता है। उनके डॉक्यूमेंट को जो मंगाया जा सकता है वो सीआरपीसी 92 के तहत मंगाया जा सकता है। जैसा कि देखिए ये नीचे लिखा हुआ है, नोट यूज सीआरपीसी 92 फॉर थिंग्स रिलेटेड टू द लेटर, पोस्ट कार्ड और रिलेटेड टू पोस्टल डिपार्टमेंट। और साथ ही साथ इंडियन एविडेंस एक्ट 123 और 124 में जो चीजें लिखी गई हैं वो इस धारा के तहत एग्जम्प्टेड है। और ये जो है हिंदी में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं आसानी से अगर आपको अंग्रेजी में समझने में कोई दिक्कत हुई है तो। अब हम देख लेते हैं कि सीआरपीसी की धारा 92 क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीआरपीसी की धारा 91(3) में जो ये है पोस्टल डिपार्टमेंट से संबंधित चीजें नहीं मंगाई जा सकती हैं, उनको मंगाने के लिए सीआरपीसी की धारा 92 का उपयोग किया जाता है। और ये जो है यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आया तो। अब हम देख लेते हैं कि सीआरपीसी की धारा 91, 92 का प्रयोग कब करना चाहिए। तो दोस्तों होता क्या है कि कई बार क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और कुछ डॉक्यूमेंट को जो आरोपी के फेवर में होते हैं उनको छुपा के रख लेती है और वही डॉक्यूमेंट कोर्ट में भेजती है जो प्रोसिक्यूशन को फेवर करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन नॉन बायस्ड होनी चाहिए और उसमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए। परंतु जो पुलिस वाले जो लोग होते हैं मुख्यतः प्रोसिक्यूशन का फेवर करते हैं और वादियों का फेवर करते हैं, तो कई बार करप्शन के कारण वो सच्चाई नहीं बताते हैं और एक्यूज के फेवर वाले डॉक्यूमेंट को दबा कर रख लेते हैं। तो उनको भी सीआरपीसी धारा 91 के तहत मंगाया जा सकता है, जो आगे आने वाले जजमेंट में मैं आपको बता दूंगा, जो इसी कोड में आगे इसी वीडियो में आगे हैं। तो कौन कौन से दस्तावेज इसके द्वारा मंगाए जा सकते हैं। 91(3) में वर्णित दस्तावेजों के अलावा कोई भी दस्तावेज मंगा सकते हैं हम, और 91(3) में जो वर्णित नहीं है उनको सीआरपीसी 92 से मंगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। जो सत्य का पता लगा दें ट्रायल में, ऐसे डॉक्यूमेंट को आप सीआरपीसी 91 द्वारा मंगा सकते हैं। यह दस्तावेज क्या क्या हो सकते हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स में लोकेशन, यह रिकॉर्ड्स महिला एवं पुरुष का अफेयर साबित करने अथवा किसी आरोपी को झूठा फंसाया जाता है तो आरोपी लोकेशन से प्रोसिक्यूशन के आरोपों में संदेह साबित कर सकता है। तो जैसे अगर मान लिया कि आपको क्रिमिनल कोर्ट में आपको झूठा फंसा दिया जाता है, फॉर एग्जांपल 376 के मुकदमे में आपको फंसा दिया गया है और आपका उस औरत के साथ लव अफेयर था और आपका जो सेक्सुअल रिलेशंस थे कंसेंसुअल थे, मतलब आपसी कंसेंट से लिए गए थे, तो आप बता सकते हैं कि भाई ये जो विक्टिम है इस केस की या जो कंप्लेनेंट है वो मुझसे घंटों घंटों बातचीत करती थी, तो वो कॉल डिटेल रिकॉर्ड से आप साबित कर सकते हैं। और अगर घटना वाले दिन आप किसी दूसरी जगह पे हैं तो उस दिन का कॉल रिकॉर्ड विद लोकेशन होगा, तो आपकी लोकेशन दूसरी जगह आ जाएगी और इससे आप प्रोसिक्यूशन के केस में संदेह साबित कर सकते हैं। और किसी की बैंक डिटेल्स आप मंगा सकते हैं। जैसे आप चेक बाउंस केसेज में अगर कई बार आप चेक दे दिया आपने भरोसे में किसी को और बाद में आपने उससे फोन करके बोल दिया कि भैया मैं तेरे खाते में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं इंटरनेट से, और बाद में आपने खाते से पैसे भी ट्रांसफर कर दिए और उसने उधर आपका चेक भी लगा दिया। चेक में आपके अकाउंट में बैलेंस कम होने की वजह से पैसा, मतलब उसने चेक बाउंस का केस लगा दिया आपके ऊपर सेक्शन 138 का, और एक तरफ आपने पैसा ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया, तो आप बैंक डिटेल मंगा के आप अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं।
और अगर किसी की जॉब डिटेल्स चाहिए, जैसे सीआरपीसी 125 का मुकदमा आपकी पत्नी ने कर दिया है और आपसे भरण पोषण मांग रही है, तो उसकी नौकरी के दस्तावेज आपको पता है उसका ऑफिस कहाँ है, तो उनको समन करके मंगा सकते हैं। थाने की जर्नल डायरी आप मंगा सकते हैं। जर्नल डायरी की जरूरत कब पड़ती है? जैसे कई बार क्या होता है कि थाने में कई गवाह आते हैं, तो उनकी एंट्री जर्नल डायरी में करनी पड़ती है। पुलिस ऑफिसर कहाँ कहाँ जाते हैं जांच के लिए, वो सब एंट्री जर्नल डायरी में करनी पड़ती है। तो कई बार क्या है, पुलिस ऑफिसर आरोपी को फंसाने के लिए फर्जी एंट्री केस डायरी में बना के भेज देते हैं कि भैया मैंने इनके बयान लिए वहां वहां जाके, लेकिन वो एंट्री जर्नल डायरी में नहीं होती है, तो उससे पता चल जाता है कि ये उसने केस डायरी में फर्जी लिख के कोर्ट में भेज दिया है। तो आप जर्नल डायरी से पुलिस ऑफिसर की लोकेशंस पता लगा सकते हैं, और साथ ही साथ कोई गवाह थाने में आया या था या नहीं, वो भी जर्नल डायरी से आप पता लगा सकते हैं। और किसी भी सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति, अगर मान लिया कि आप किसी सरकारी कार्यालय में किसी भी कर्मचारी की उपस्थिति आप पता लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी आदमी ने आपको फंसा दिया कि भैया इसने मुझे वहां आके थप्पड़ मारा था, और आपको पता हो कि उस समय ये ऑफिस के अंदर था, तो आप वहां से अटेंडेंस उनकी मंगा सकते हैं कि भैया ये तो वहां था ही नहीं, तो मैं इसको मारूंगा कैसे, ये तो अपने ऑफिस में था। तो इस तरह से आप अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं। और पुलिस की कस्टडी में दस्तावेज, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पुलिस कई डॉक्यूमेंट को आरोपी को फायदा ना हो जाए, इसलिए अपनी कस्टडी में छिपा के रख लेती है और कोर्ट में नहीं भेजती है। तो ये डॉक्यूमेंट भी सीआरपीसी 91 के तहत मंगाए जा सकते हैं आरोपी द्वारा बेगुनाही साबित करने के लिए। अब हम आते हैं कि सीआरपीसी 91 से संबंधित जो है महत्वपूर्ण विधि व्यवस्थाएं कौन सी हैं। तो इसमें पहला जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का है, नित्या धर्मानंदा वर्सेस श्री गोपाल सीलम रेड्डी। इसमें बताया गया था कि चार्ज फ्रेमिंग के समय अगर कोई डॉक्यूमेंट आरोपी की बेगुनाही के लिए जरूरी है और स्टर्लिंग क्वालिटी का है, तो उसे सीआरपीसी 91 का उपयोग करके मंगाया जा सकता है। और इस केस में पर्टिकुलर में क्या था कि कुछ डॉक्यूमेंट जो जांच अधिकारी ने अपने पास रख लिए थे और चार्जशीट के साथ नहीं भेजे थे ताकि आरोपी को फंसाया जा सके, तो आरोपी ने चार्ज फ्रेमिंग के समय सीआरपीसी 91 का प्रार्थना पत्र लगाया और उसे सुप्रीम कोर्ट में सफलता भी मिल गई। ये रिसेंट जजमेंट है 7 दिसंबर 2017 का, तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं क्योंकि इसने बहुत सारे जजमेंट को पुराने जो है ओवर रूल कर दिया था। अगला जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इसमें जो वादी प्रतिवादी थे अरसलन जहीर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, और इसमें आरोपी ने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान गवाह को कन्फ्रंट कराने के लिए होटल रजिस्टर के ओरिजिनल रिकॉर्ड की मांग की थी, क्योंकि इसमें जो गवाह था, जो कंप्लेनेंट थी, उसने आरोपी के ऊपर किडनैपिंग का और 376 का मुकदमा लगा दिया था, जबकि दोनों मर्जी से होटल के अंदर साथ साथ रुके थे। और जो गवाह था उसने जो है होटल में अपनी हैंडराइटिंग में एंट्री की थी, तो उसको कन्फ्रंट कराने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन में ये सीआरपीसी 91 की एप्लीकेशन लगाई गई थी, तो उसको हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। अगला जजमेंट है सुरेश कलमाड़ी वर्सेस सीबीआई का 22 मई 2015 का। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने सीआरपीसी 91 के प्रार्थना पत्र पर एक मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर को एक मोबाइल नंबर के 2009 से 2015 तक के कॉल डिटेल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के आदेश दिए थे। और इसमें ऐसा था कि ट्रायल के बाद, मतलब सब कुछ हो जाने के बाद, वो कॉल रिकॉर्ड से चेक करते कि भाई इन्होंने कहाँ कहाँ झूठ बोला है, क्योंकि पहले भी इनको वो दिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उससे वो कोर्ट में अपनी तैयारी कर सकते थे जो गवाह लोग थे, और कोर्ट को गुमराह कर सकते थे। तो इसलिए ये पहले सुरक्षित रख दिए, बाद में पूरा ट्रायल करा लिया, फिर उनको उससे मैच कराने के लिए सुरक्षित रखने का आदेश दिया था, ताकि बाद में इनके आधार पर कुछ फाइनल जजमेंट दिया जा सके। अगला जजमेंट जो है बहुत ही बढ़िया, ये भी 376 से रिलेटेड है, नीलेश जैन वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 20 दिसंबर 2005 का। इसमें बहुत अच्छा इसके जजमेंट में बताया गया है कि भैया इसमें आरोपी के ऊपर जो है 376 का केस लगा दिया था, और आरोपी और जो कंप्लेनेंट थी उनके बीच में कई फोटो थे जिसमें वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे, एक लव लेटर्स थे। और फोन के जो उस समय 2005 में मुख्यतः एसटीडी पे वो बात किया करते थे, तो एसटीडी स्लिप्स और लेजर बिल जो थे एसटीडी के, वो सब को लाने के लिए अनुमति दे दी थी। और ये डॉक्यूमेंट जो है पुलिस जांच में भी एक्वायर किए गए थे, लेकिन पुलिस ने भेजे नहीं थे, नहीं तो केस प्रोसिक्यूशन का कमजोर हो जाता। तो इसमें निश्चित रूप से कोर्ट ने कहा था कि भैया इन्वेस्टिगेशन है जो पूरी तरह से फेयर होनी चाहिए, जैसा कि उन्होंने कहा है इन्वेस्टिगेशन का काम होता है सच्चाई तक पहुंचना, और किसी को भी डायलेमा में रखना नहीं होता है। जैसे आपने महाभारत का प्रसंग सुना होगा कि भाई अश्वत्थामा मारा गया, तो अश्वत्थामा के जो पिता होते हैं असली,
वो इस घटना से बहुत दुखी हो जाते हैं और युद्ध पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। जबकि अश्वत्थामा हाथी था या वो आदमी वाला अश्वत्थामा था, तो ऐसी स्थिति जो है इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को नहीं छोड़नी है। तो इस केस में जो है पुलिस ने ऐसी स्थिति बना के छोड़ दी थी, पता ही नहीं चल पा रहा था कि भैया क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा हाई कोर्ट ने पुलिस के लिए डायरेक्शंस दिए थे। और साथ ही साथ पैरा 17 में स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई लाइफ और लिबर्टी आर्टिकल 21 के तहत हर भारतीय नागरिक का अधिकार है और एक्यूज को जो है डिफेंस का पूरा राइट है, और डिफेंस के लिए वो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है मंगा सकता है। ऐसा नहीं कि ट्रायल के एंड में ही मंगाओगे, हम पहले भी मंगा सकते हैं अगर कोर्ट को लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है, नीलेश जैन वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। और अगला जजमेंट है पवन दुग्गल वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली, और ये 2001 का है। इसमें कुछ पुलिस ने आरोपी को फंसाने के लिए पीसीआर रिकॉर्ड्स और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट अपने पास ही रख ली थी और भेजा नहीं था, जिससे आरोपियों की बेगुनाही साबित हो सकती थी। तो चार्जशीट के साथ इनको भेजा नहीं था, तो आरोपी को पता था इस बारे में, तो उसने कोर्ट को कहा था कि भाई इनको मंगाया जाए और इससे मेरी बेगुनाही साबित हो सकती है। अगला जजमेंट है स्टेट ऑफ केरला वर्सेज बाबू एंड अदर्स, 4 मई 1999। इसमें आरोपियों द्वारा दूसरे किसी केस की केस डायरी को सीआरपीसी 91 के तहत मंगाया गया था, क्योंकि उनके अंदर भी एक दूसरे केस में भी उनके सीआरपीसी 161 के स्टेटमेंट थे, जिससे वो यहाँ के केस में कॉन्ट्राडिक्ट कराना चाहते थे विटनेस को उन सीआरपीसी 161 स्टेटमेंट से। तो इसलिए ये केस डायरी को दूसरे कोर्ट की सीआरपीसी 91 के तहत आरोपियों ने समन किया था। अगला जजमेंट है कर्नाटका हाई कोर्ट का, के थिपेरुद्रप्पा सन ऑफ के सिद्धरप्पा वर्सेज एमएस समाला मरेप्पा एंड सन्स। इसमें भी सीआरपीसी 91 के प्रार्थना पत्र पर विपक्षी को, मतलब जो कंप्लेनेंट था, उसको 1994 से 1998 तक की बिल बुक, लेजर बुक, डे बुक और ऑडिट कॉपी को कोर्ट में लाने का आदेश दिया गया था। इसके द्वारा जिनके खिलाफ केस हुआ था उन्होंने कहा था कि इससे हमारी बेगुनाही साबित हो सकती है। और ये जो जजमेंट मैंने बताए हैं उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यूट्यूब में आप देख सकते हैं नीचे। और आप जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। उससे क्या होगा कि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको पता चल जाएगा तुरंत ही। और लाइक करने से क्या है, मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, आप अपना मुकदमा जल्दी से जल्दी खत्म करें, क्योंकि समय ही धन है। ये कोर्ट कचहरी चक्कर में कुछ भी नहीं रखा है। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा कि मुकदमे में अपने जीवन का अमूल्य समय बर्बाद न करें। हो सके तो सेटलमेंट करें और आगे बढ़ें। बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।